नमस्ते, जय हिंद। महाराष्ट्र में हैं, मेघदूत में हैं और उस शख्स के साथ हैं जिनके इर्द गिर्द शायद इस चुनाव का फलक्रम है, खासकर महायुति में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ दो दो हाथ करेंगे। मेरे साथ, मैं तो आनंद नरसिम्हन, न्यूज़ 18 नेटवर्क में एक छोटा सा नुमाइंदा, और मेरे साथ हैं मंदार फणसे, न्यूज़ 18 लोकमत के मॅनेजिंग एडिटर। मंदार, नमस्कार, मी मंदार फणसे। आपण आज या महाराष्ट्राच्या महासंग्रामामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मनमोकळी चर्चा करणार आहोत आणि त्यांना काही प्रश्न विचारणार आहोत। अरुण जी, आप ही शुरू करें तो बेहतर हो, क्योंकि आप यहाँ पे मेहमान हो, मुंबई में आए हो। ना, मैं तो मुंबईकर हूँ, मैं मेहमान तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि 23 नवंबर के बाद कौन मेहमान होगा और कुर्सी किसके पास होगी। मेरा प्रश्न हमेशा आपसे देवेंद्र जी। हम तो मेजबान हैं, मुंबई में भी मेजबान रहेंगे, महाराष्ट्र में भी मेजबान रहेंगे, और मेहमान भले ही विपक्ष में रहे उसका भी स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र की जनता का मूड बन चुका है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार वापस आ रही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ग्राउंड पे हम लोग घूमते हैं। देखिए, लोकसभा में हम लोगों को एक निश्चित रूप से हार मिली महाराष्ट्र में, और हमने जब उसका पूरा एनालिसिस किया तो ध्यान में आया कि दो चीज़ें हमारे खिलाफ हुई। पहली चीज़ थी, जिस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशन का नैरेटिव चलाया गया, संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इसके कारण दलित आदिवासी हमारे खिलाफ गए। जैसे विदर्भ में 32% है, तो उसके कारण हमको सीटें हारनी पड़ी। और दूसरा, लोकसभा में एक वोट जिहाद हमने देखा। धुले जैसी सीट पर, जहाँ पर 6 सीटें आती है विधानसभा की, 5 सीटों में हम 1,90,000 से आगे थे, और एक सीट में 1,94,000 से पीछे गए और 4,000 वोटों से सीट हारे। ऐसे ही हम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट हारे, ऐसे ही हम दक्षिण मुंबई हारे, ऐसे ही हम ईशान्य मुंबई हारे, ऐसे ही हम अमरावती हारे। ऐसी करीब करीब 10-12 सीटें हैं जहाँ पर एक्सट्रीम कंसोलिडेशन करके वहाँ के प्रार्थना स्थलों से, वहाँ के फतवे निकाल कर, अल्लाह की कस्में दे देकर हमारे खिलाफ वोट किया गया। अब ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि एक सीट तो आप उस पर जीत लोगे, लेकिन बची हुई 5 सीटें कैसे जीतोगे। तो ये दो चीज़ें, और नैरेटिव का जहाँ तक सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक तो ये फेक नैरेटिव है, लोगों के ध्यान में आ गया। दूसरा, राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर जो बात कही, उसके कारण उनका असली चेहरा ये दलित और आदिवासी समाज के और ओबीसी समाज के ध्यान में आ गया। और सबसे बड़ी बात, फिर वही नैरेटिव तैयार करने के लिए नागपुर में आकर उन्होंने संविधान बचाओ परिषद ली और संविधान का ही अपमान किया। वो एक कौन सी लाल किताब हाथ में लेकर घूमते, उस पर संविधान लिखा हुआ है, लोगों ने अंदर खोल के देखा तो कोरे पन्ने थे। तो मुझे लगता है कि जिन दो फैक्टर्स ने उनको यहाँ जीत दिलाई, दोनों फैक्टर समाप्त हो चुके। अब लोगों में हमारे कामों के बारे में, हमारी स्कीम्स के बारे में, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो, चाहे वो फार्मर्स को हमने बिजली माफ़ी दी है वो स्कीम हो, कई हमारी स्कीमें हैं जिसके कारण एक पॉजिटिविटी हम तैयार कर पाए, इसलिए हम लोग जीतेंगे। बट इसका फॉलोअप प्रश्न ये है कि सब ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की हार के बाद आप थोड़े से यू वर शेकन अप, तो अब आप ये डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम बाइनरी खेल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट्स कंसोलिडेट, तो आपने वोट जिहाद का नैरेटिव स्टार्ट किया ताकि हिंदू वोट्स कंसोलिडेट हो। तो ये डर की राजनीति आप कर रहे हैं, ये आरोप है। देखिए, आरोप इसलिए मैं गलत कहता हूँ कि कोई भी मेरा भाषण देखिए, कोई भी, अभी 50 भाषण करके आया हूँ मैं, कोई भी निकाल लीजिए, मैं 95% विकास पर बोलता हूँ, डेवलपमेंट पर बोलता हूँ, स्कीम्स पर बोलता हूँ। हमने क्या किया है, महाराष्ट्र को हम कहाँ ले जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, और 5% में जवाब देता हूँ। क्योंकि अगर राजनीति में जवाब नहीं दोगे तो नैरेटिव सेट होता है, काउंटर करना पड़ता है। नैरेटिव काउंटर करने के लिए मैं केवल जवाब देता हूँ। मसलन आज देखिए, लोग हमको कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, और उलेमा काउंसिल जाकर पत्र देती है, 17 मांगे करती है, और बाकी मांगे तो छोड़ दीजिए। उसमें वो मांग करते हैं कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम हैं उन सबके ऊपर से आरोप वापस ले लीजिए, उनको सबको बरी कर दीजिए, सारे उनके ऊपर के जो है निरस्त कर दीजिए। और उसके ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी और उसके सारे सहयोगी पार्टियां लिखित में
उनकी मांगों को मान्य करेंगे तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं। हमने तो ऐसी कोई मांग नहीं की। तो इसलिए हम केवळ जवाब देते और जवाब तो देंगे ही देंगे. अनफॉर्च्युनेटली हे मला कोणाला दोष द्यायचा नाही आहे, पण निगेटिव्ह जे तुम्ही बोलता त्याला प्रसिद्धी जास्त असते आणि पॉझिटिव्हला कमी असते. म्हणून मी सांगितलं की माझं 95% भाषण हे स्कीम्सवर असतं, ते विकासावर असतं, ते व्हिजनवर असतं, त्याला लिमिटेड प्रसिद्धी असते. आणि जेव्हा मी उत्तरं देतो आणि उत्तरं द्यावेच लागतील, जसं मी आत्ता सांगितलं की जर काँग्रेस पार्टी उलेमांचा 17 मागण्या आणि त्यातली जी मागणी आहे की 2012 ते 2024 मध्ये ज्यांच्यावर दंग्याच्या केसेस लागल्या त्या केसेस परत घेणार आणि त्याच्यावर हे जर लिहून देत असतील किंवा आम्हाला मान्य आहे, आम्ही तर बोलणार, आम्ही सोडणार नाही. कारण तुम्ही आम्हाला कम्युनल नाही म्हणू शकत. जर अशा प्रकारच्या मागण्या ते मान्य करत असतील तर ते कम्युनल आहेत, आम्ही कम्युनल नाही. तो वो कह रहे हैं कि विपक्ष कम्युनल है, आप कम्युनल नहीं है, लेकिन आरोप अभी ये लग रहा है कि अब कहा यह जा रहा है कि जो औरंगजेब की मज़ार और वहाँ पर कुत्ता औरंगजेब ये एक तरफ है और दूसरा हम छत्रपति शिवाजी के उपासक हैं, हम राम के उपासक हैं. तो ये बाइनरी आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं? देखिए अगर और क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चलता है? नहीं, देखिए अगर श्रीमान ओवैसी ये यहाँ आकर औरंगजेबों का, रज़ाकारों का गुणगान करेंगे और ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है कहेंगे, हम थोड़ी सुनने वाले हैं. तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़मीन है, हमारे पुरखों की ज़मीन है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से या मुगलों से हमें मुक्ति दिलाई थी. औरंगजेब कोई भारतीय मुसलमानों का भी आइकॉन नहीं हो सकता, वो आक्रमणकारी था. और अगर उसकी मज़ार पर जाकर कोई कहता होगा और उसका महिमा मंडन करता होगा तो हम नहीं सुनेंगे. हम लोग तो उसका जवाब देंगे. तो ओवैसी यहाँ आकर बोलेंगे तो उसका जवाब मिलेगा. लेकिन उन्होंने भारतीय मुसलमान कहा, इसमें क्या क्या राज है? क्यों भारतीय मुसलमान कहा आपने? मैंने इसलिए कहा कि मैं ये मानता हूँ कि भारत में रहने वाला जो मुसलमान है वो भी औरंगजेब को कोई अपना नेता नहीं मानता, उसको अपना आइकॉन नहीं मानता. लेकिन ये जिस प्रकार का नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करते हैं तो एक प्रकार से उस्काने वाली बात है. ये मुझे ये प्रयास इनका ये चल रहा है कि हिंदुओं में एक प्रकार से उनको उचकाया जाए और मुसलमानों को पोलराइज किया जाए. इसलिए मैंने कहा वो कोई आइकॉन नहीं हो सकता. तो कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है कि मुसलमान को अंदेशा किया जाए, उनको बाजू में रखा जाए? ऐसा कोई प्रयास बीजेपी को? सभी लोग चाहिए, सबको साथ लेके जाना है? हमको चाहिए. और हम लोगों ने, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमने इतनी स्कीम्स की, लाडली बहना की, तो हमने कहीं कहा या ऐसी कोई उसमें चीज़ें डाली कि जिससे मुसलमान बाजू हो जाए. मुसलमान बहनों को भी मिल रहा है लाडली बहना, हमने रोका नहीं है उसको. लेकिन हमारा कहना यह है कि जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारी पॉलिसी है. और अगर अपीजमेंट के भरोसे कोई पार्टी काम करती होगी तो हम वोटों के लिए लाचारी नहीं स्वीकारेंगे. पर देवेंद्र जी, लोकसभा चुनाव से पहले भी पीएम आवास योजना के तहत आपने घर बनाए, कोई भेदभाव नहीं किया. हर घर नल, हर घर जल दिया, कोई भेदभाव नहीं किया. लेकिन आप ही ने उदाहरण दिया कि आपके खिलाफ संगठित होकर मुसलमानों ने वोट किया. क्यों? आपको सपोर्ट क्यों नहीं? हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये लोग, ये तथाकथित सेक्युलर लोग, कांग्रेस के, शरद पवार जी के, उबाठा के, ये तथाकथित सेक्युलर लोग मुसलमानों को धर्म के आधार पर भड़काते हैं, उसमें डर पैदा करते हैं, उनको धर्म के आधार पर संगठित करते हैं, उनके लिए फतवे निकालते हैं, उनके पैरों पर जाकर अपनी नाक रगड़ते हैं और उनसे वोट लेते हैं. हम ये नहीं कर सकते. हाँ, मुझे विश्वास है हमारी पॉलिसीज़ कभी ना कभी मुसलमानों को भी ध्यान में आएगी कि यही सही पॉलिसीज़ है. आखिर मुसलमानों को कांग्रेस ने दिया क्या इतने सालों में? कितने मुसलमान बड़े हो गए, कितने मुसलमान साइंटिस्ट हो गए, कितने मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर हो गए. मुसलमानों को तो पंक्चर वाले बना के रखा ना कांग्रेस वालों ने. आज भी तो पेचकस लेकर ही निकलते हैं ना. तो कौन सा मुसलमानों का कल्याण कर दिया? ये अगर मुसलमानों के मसीहा थे तो ये मसीहाओं ने क्या किया कांग्रेस ने? तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को कभी ना कभी ध्यान में आएगा. लेकिन जब तक उनको ध्यान में नहीं आता तब तक अगर इस प्रकार से संगठित रूप से हमारा विरोध होगा तो उसका जवाब हम देंगे. तो आपको ये नहीं लगता कि
इसकी वजह से हिंदू भी संगठित हो रहा है, एक काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है जिसका फायदा शायद बीजेपी उठाना चाह रही है ठीक है, हमको या महायुति उठाना चाह रही है। पोलराइजेशन का फायदा लेना नहीं, लेकिन पोलराइजेशन तो होगा। अगर आपके खिलाफ लामबंद होकर लोग आपको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा पावर सेंटर तैयार करेंगे कि चंद लोग मिलकर किसी को भी उंगली पर नचा पाए, तो जो मेजॉरिटी लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं अंदरेस तो खड़ा होगा, हो रहा है। तो आप ये बटोगे तो कटोगे से एग्री करते हैं, एक हैं तो सेफ हैं से एग्री करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बटोगे तो कटोगे में गलत क्या है। हिस्टोरिकली इतिहास अगर भारत का हम लोग देखें, जब जब भारत बटा, कभी हम प्रांतों में बटे, कभी हम भाषा में बटे, कभी हम जाति में बटे, जितने बार भारत बटा उतने बार भारत गुलाम हुआ, उतने बार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमको काटा, हमारे देश के टुकड़े किए, हमारे समाज के टुकड़े किए और हमारे व्यक्तियों के भी टुकड़े किए। इसलिए संगठित रहना ये बहुत ज़रूरी है। बटोगे तो कटोगे बिल्कुल सही नारा है, और एक है तो सेफ है ये मंत्र है कि हम लोगों को कांग्रेस जिस प्रकार से जातियों में बांटना चाहती है, आज ओबीसी एक साथ ओबीसी करके है, इसलिए उसको फ़ायदा है। जिस दिन महाराष्ट्र की ओबीसी की 350 जातियाँ जातिगत बटेगी, ओबीसी को कोई नहीं पूछेगा। आज एसटी एक साथ है, इसलिए फ़ायदा है। जिस दिन एसटी की 54 जातियाँ एक दूसरे के आगे खड़ी होगी, तो एसटी ये फोर्स नहीं रहेगा। तो कांग्रेस फोर्स के रूप में इनको जो वीक करना चाहती है, हम उनको कह रहे हैं एक हो तो सेफ हो। आज एक राहुल गांधींनी नवीन एक विषय जो समोर गेला, खरं तो नवीन नाहीच आहे, आधी पण त्यांनी बोलले होते, पण आज महाराष्ट्रात येऊन ते बोललेत की आदिवासी आणि वनवासी, भाजप वनवासी म्हणतं आणि काँग्रेस आदिवासी म्हणतं। भाजप वनवासी पण म्हणतं, आदिवासी पण म्हणतं, जनजाती पण म्हणतं, ज्याला जे म्हणायचं आहे त्यांनी ते म्हणावं। शेवटी मॅटर ऑफ फॅक्ट काय आहे की आदिवासी समाज हा आमचा मूळ समाज आहे, तो आमचा प्राचीन समाज आहे आणि आमच्या समाजाचा तो अंग आहे, तो आमच्यापेक्षा वेगळा नाही आहे। काँग्रेसनी आणि विशेषतः ब्रिटिशांनी ही थिअरी या देशामध्ये पेरण्याचा प्रयत्न केला। या देशात आर्य बाहेरून आले, या देशामध्ये द्रविड होते आणि मग आदिवासी अजून तिसरा नाही। आता तर DNA थिअरीनंतर आम्ही सगळे एक आहोत, एक समाज आहे। त्यामुळे आदिवासी आम्ही आमचा भाऊ आहे, आमचा रक्तनात्याचा भाऊ आहे। त्याच्यामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे यांचा। कोणाला नसेल म्हणायचं वनवासी, मी आदिवासी म्हणतो, त्याला काय अडचण आहे, आदिवासी। तो आप ये कह रहे हैं कि आप वहां पर बांट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस हर जगह जाकर बांट की राजनीति कर रही है, लेकिन ये बटोगे तो कटोगे से अजीत पवार जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वहाँ महायुति में नहीं, महायुति में इससे कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। कई बार क्या होता है कि अजीत पवार जी की ज़िंदगी एक अलग सेंटिमेंट में कटी है और हम लोगों की ज़िंदगी एक अलग सेंटिमेंट में कटी है। हमको ये समझता है कि हमारे यहाँ सेंटिमेंट क्या है और वो सेंटिमेंट किस चीज़ के साथ जा रहा है। विशेष रूप से वोट जिहाद के बाद जो सेंटिमेंट तैयार हुआ, उसकी इंटेंसिटी शायद अजीत पवार जी को उतनी ध्यान में नहीं आई है। या बटोगे तो कटोगे, इसका जो मतलब है वो पॉपुलरली जो लिया जा रहा है वो मतलब नहीं है, ये उनके ध्यान में नहीं आया है। लेकिन हम उनको बताएंगे, और मैं ये कहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे ये भी सही है, और एक है तो सेफ है, ये उससे ज़्यादा सही है। पर अजीत पवार जी ने जो 10% रिजर्वेशन अपनी सीटों का मुसलमानों के लिए किया, वो क्या आपकी जो थॉट प्रोसेस है, एकनाथ शिंदे जी की जो प्रोसेस है, उससे हटकर है, अलग है, यहीं पे कहीं बट तो नहीं कोई रिजर्वेशन किया ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्यों बोला कि 10% सीटें हमने मुस्लिम कैंडिडेट्स को? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, शिवसेना ने भी मुस्लिम दिया, हमारे यहाँ नहीं था, हमने नहीं दिया है। किसी ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देना चाहिए, हमारा कहना नहीं। उन्होंने जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए, नवाब मलिक को छोड़कर उनके मुस्लिम कैंडिडेट के लिए या शिवसेना के भी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए हम काम करेंगे। हम कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये रिझर्वेशन की पॉलिसी हमको नहीं चलेगी, हम नहीं करने वाले। पण तुम्हाला असं वाटत नाही की नवाब मलिकांमुळे त्यावेळेला महायुती त्या अर्थाने अडचणीत आली आणि तुम्ही बोलू शकत नाहीत आता भाजप म्हणून महायुतीत हा विषय काढता येत नाही? आम्ही क्लिअर कट भूमिका घेतली आहे। असं आहे की आम्ही अजित पवारांना हे सांगितलं होतं की नवाब मलिकांना तुम्ही सीट देऊ नका,
आमचा सैद्धांतिक विरोध आहे. त्यांनी 2:45 वाजता त्यांना बी फॉर्म दिला. त्यांच्या मनात शंका आहे किंवा ते टू माइंड्समध्ये ते आमच्या लक्षात आलं होतं, म्हणून आम्ही शिवसेनेचा फॉर्म भरून ठेवला होता. त्यांनी तिथे उभं केल्याबरोबर आम्ही सांगितलं की आम्ही नवाब मलिकांचं काम करणार नाही, आम्ही शिवसेनेचं काम करू, आम्ही शिवसेनेचं काम करतो. पर इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि मुंबई और महाराष्ट्र में ये बात फैलेगी कि देखिए इनकी तो वैसी फूट पड़ी है, आपस में एग्री नहीं इसलिए करते? नहीं कि हमारे से ज़्यादा जगहों पर कांग्रेस एनसीपी एक दूसरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी और शिवसेना एक दूसरे के सामने, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये चुनाव ही अलग चल रहा है. ये चुनाव किस चाल पे चल रहा है देवेंद्र जी? फिर आप एक बात बताइए कि मांगखुर्द में आपका नवाब मलिक जी को समर्थन नहीं है, उनकी बेटी सना मलिक को आप समर्थन दे रहे हैं, और अलग जगह आप कह रहे हैं. आज भी देखिए आपको लेकर, आपके परिवार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी उसने की है, कन्हैया कुमार ने की है. ये पर्सनल फाइट्स जो हैं ये क्यों हो रहे हैं? और ये देखिए, मैं तो पिछले 5 साल से इस चीज़ को सहन कर रहा हूँ. व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ और मेरे परिवार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने जो कैंपेन चलाया है, मैं तो पिछले 2.5 साल से गृह मंत्री हूँ, मुझे तो एक एक हैंडल किसका है मुझे पता है. जिस प्रकार से व्यक्तिगत टिप्पणियाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग, मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए उनको. एक महिला के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी वो करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए. लेकिन मैंने कभी अपना पेशेंस नहीं खोया, क्योंकि मैं ये मानने वालों में से हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता. इन्होंने मुझे विलन बनाने का प्रयास किया, डेमोनाइज करने का प्रयास किया. सारी पार्टियां एक चीज़ पर बिल्कुल एक मत से काम करती थी, भले डिफरेंसेस बहुत थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करो, उसको डिमोनाइज करो, इस पर इनका एक मत था. इनके प्रयासों से मुझे फ़ायदा ये हुआ, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था. उस ट्रैक रिकॉर्ड के चलते धीरे धीरे लोग रियलाइज़ करने लगे कि जानबूझकर इनको टारगेट किया जा रहा है, और लोगों में एक सिंपैथी मुझे मिली. आज लोग मेरे साथ हैं. ऐसे कुछ लोग आज आपकी युति में भी हैं, तो उनके साथ काम करने में आपको तकलीफ नहीं होती? देखिए, ऐसा अभी युति में तो कोई है नहीं. हाँ, पहले किसी ने किया हो सकता है जब हमारे खिलाफ हो, लेकिन अब तो सब लोग साथ में है. युति में कोई प्रॉब्लेम नहीं. कोई प्रॉब्लेम नहीं. पण युती आघाडीचं जे हे सगळं राजकारण आहे, येणाऱ्या काळात सुद्धा तुम्हाला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये युतीचं जे राजकारण आहे किंवा आघाडीचं राजकारण आहे हे कायम राहील, आणि अशामुळे तुम्हाला खूप काही कॉम्प्रोमाइजेस करावे लागतात? ज्या नेत्याला काही काम करायचं आहे त्या नेत्याला पुढे जाताना काही मर्यादा येतात त्याच्यामध्ये? नाही, असं आहे की नॉर्मली एका पक्षाचं सरकार असणं हे निर्णय घेण्याकरता सोपं असतं, पण आपल्याला जी वास्तविकता आहे ती स्वीकारावी लागेल. आणि वास्तविकता ही आहे की महाराष्ट्रामध्ये BJP नंबर 1चा पक्ष आहे, पण आज कुठल्याच पक्षामध्ये स्वतःच्या भरोशावर मेजॉरिटी येईल अशा प्रकारची परिस्थिती नाही आहे. त्यामुळे इथे अलायन्सचं राजकारण, युतीचं राजकारण, आघाडीचं राजकारण हे सुरू राहणार आहे. किमान पुढचे 5 वर्ष तरी आपल्याला ते पाहायला मिळेल. 29ला काय होईल आज नाही सांगता येत. पण त्या अर्थाने भाजपला ज्यावेळेला सत्ता बनवायची जर वेळ आली तर भाजपची काही नवी समीकरणं पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये बघायला मिळतील? नाही, मला वाटत नाही आता नवीन समीकरणं पाहायला मिळतील असं वाटत नाही. मला जी काही ग्राउंड रियालिटी दिसते, आमच्या म्हणजे तिन्ही पक्षांना मिळून मेजॉरिटी येईल, आम्ही एकत्रित सरकार बनवू. पर ये समन्वय हो चुका है बिटवीन, देखिए आइडियोलॉजिकली जो साथ में है, जैसा आपने ही पहले कहा है कि पॉलिटिकल एक साथ है और आइडियोलॉजिकल साथ है. क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जी की आज शिवाजी पार्क में रैली है, उसका भी काफ़ी सारे अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस है, एक एक करके आते हैं कि अजीत पवार जी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, हम लोगों ने अलग अलग जगह बांट लिया. अब प्रधानमंत्री जी की पहली रैली में मैं गया, CM साहब नहीं थे. दूसरी रैली में CM साहब गए, मैं और अजीत दादा नहीं थे. एक कल की रैली में अजीत दादा गए, मैं और CM साहब नहीं थे. एक रैली में प्रफुल्ल पटेल गए, मैं और CM साहब और अजीत दादा तीनों नहीं गए. तो इसलिए चुनाव के समय सबको अलग अलग सभाएं करनी पड़ती है. स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हमको ये कहा कि भाई आप लोग मेरी रैलियों में क्यों आते हो, आप अपनी सभाएं कीजिए. तो इसमें कोई समन्वय का अभाव नहीं है. पर शिवाजी पार्क, शिवसेना, धनुष बाण, बाला साहब ठाकरे जी का रेस्टिंग प्लेस, उनकी समाधि वहाँ पर है, और यलगार हो रहा है युद्ध, और वहाँ पर एक अरे भाई अभी लोकसभा में शिवाजी पार्क में सभा हुई, उसमें अजीत दादा का भाषण भी हुआ.
तो ऐसे कोई इसको अलग नज़रिए से देखने का कारण ही नहीं है। आज वहाँ पर राज ठाकरे का कुछ एक्सपेक्टेड है? अमित ठाकरे वहाँ पहुँचेंगे? ये कोई सिंबोलिज्म है कि ठाकरे परिवार से भी कोई अब महायुति बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। देखिए, राज ठाकरे जी लोकसभा में हमारे साथ थे, विधानसभा में उन्होंने निर्णय लिया कि मेरी पार्टी मुझे बड़ी करनी है, चुनाव लड़ती है तो पार्टी बड़ी होती है। वो चुनाव लड़ रहे, 70 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ वो लड़ रहे। आइडियोलॉजिकली आज हमसे बहुत ज़्यादा उनका डिफरेंस नहीं रहा है। उन्होंने हिंदुत्व स्वीकारा है तो आइडियोलॉजिकली हम लोग करीब हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनको चलाना है, वो लड़ रहे, तो उनका या अमित का वहाँ पहुँचने का कोई सवाल नाही उठता। पण तुम्हाला असं वाटत नाही की राज ठाकरेंमुळे कुठेतरी भाजपला सुद्धा अनेक ठिकाणी म्हणजे धोका निर्माण होतोय किंवा तिथे ती कुठेतरी मतं जी आहेत ती विभागली जातील आणि त्यामुळे भाजपला त्रास होईल? नाही, काही जागी होऊ शकतं। आता त्यांच्या उमेदवारामुळे काही ठिकाणी आम्हाला अडचण येईल, काही ठिकाणी शिवसेनेला अडचण येईल, काही ठिकाणी काँग्रेसला अडचण येईल। शेवटी ते उमेदवारावर डिपेंड करतं। जेव्हा अशा 5-6 पार्ट्यांची फाईट असते ना, त्यावेळेस तो उमेदवार कोण आहे, त्याचा बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याच्या मागे कोण आहे, सो होईल काही ठिकाणी। आता एकमेकासमोर लढतो तर काही ठिकाणी आम्हाला नुकसान होईल। नाहीये राज ठाकरेंच्या सोबत त्या अर्थाने वितुष्ट महायुतीचं नाही, नाही वितुष्ट नहीं है। वितुष्ट नहीं, लेकिन 70 सीटों पर कह रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं। ये 4% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स पे आपका क्या कहना है? सुप्रिया सुले ने कहा है जो पार्टी कहेगी उनको हम समर्थन देंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ है। ये संविधान में बैठता नहीं है। जब भारत का संविधान बना और संविधान सभा में आरक्षण की बात आई तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा और पूरी संविधान सभा ने उसको मंजूर किया कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा, केवल सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा। इसलिए अगर कोई ये बात कहता है कि धर्म के आधार पर हम लोग आरक्षण देंगे, एक तो मुसलमानों को मूर्ख बना रहे वोट लेने के लिए, दूसरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को वो मानते नहीं है। ये कवायद कर्नाटक में, तेलंगाना में कोशिश की जा रही है। देखिए ना, अभी हमने देखा ना, आपने देखा बंगाल में भी की थी कोशिश, कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया। जहाँ जहाँ ये कोशिश करते हैं कोर्ट समाप्त कर देता, निरस्त कर देता। मराठा रिजर्वेशन पे आप क्या कहेंगे? दांगे जी तो जरांगे जी तो हट गए, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सेंगमारी करेंगे। देखिए, जरांगे इन्होंने स्वयं ये निर्णय किया था वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कैंडिडेट भी घोषित किया या सीटें भी घोषित की, अलायंसेस भी घोषित किए, फिर उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब हर व्यक्ति को लोकतंत्र में लड़ने का भी अधिकार है और न लड़ने का भी अधिकार है। इसलिए जरांगे पाटिल इन्होंने जो निर्णय किया है वो उनका निर्णय है। वो जब तक पॉलिटिकली कोई कमेंट नहीं करते तब तक मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। जहाँ तक मराठा रिजर्वेशन का सवाल है, मराठा रिजर्वेशन 1980 से लड़ाई चल रही थी। पहली बार मराठा समाज को रिजर्वेशन मैंने दिया, मैं मुख्यमंत्री था तब। ये रिजर्वेशन हाईकोर्ट में भी वैध करार हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए उस पर कोई स्टे नहीं आया। उद्धव जी, शरद पवार जी की सरकार आई, उसमें वो चला गया। फिर हमारी सरकार आई, हमने वापस 10% आरक्षण दिया जो अभी चल रहा है। अब आरक्षण नहीं, ऐसी परिस्थिति नहीं है, आरक्षण चल रहा है। और मैं तो सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी तक आरक्षण पर राजनीति करने वाली महाविकास आघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में मराठा शब्द का उल्लेख ही नहीं किया, उल्लेखच नाही आहे। त्यांनी आत्तापर्यंत एवढं त्या ठिकाणी त्यांचे लोक निवडून आले, त्यांचे आमदार खासदार म्हणत होते आणि खासदारांनी जाऊन जरांगे पाटलांची भेट घेतली आणि आभार मानले। अरे किमान जाऊ द्या, काही निर्णय करणं, किमान तुमच्या घोषणापत्रात तरी यायला पाहिजे होतं, नाव तर यायला पाहिजे होतं, रिझर्वेशनचा उल्लेख तर करायला पाहिजे होतं, काहीच केला नाही आहे। पण जरांगे पाटलांच्या मागे शरद पवार आहेत असं सातत्यानं म्हटलं गेलं आणि गेले 1.5 वर्ष खेळवलं गेलं असं पण म्हटलं गेलं। जरांगे पाटील, तुम्हाला असं वाटतं की ते निवडणूक लढले असते तर त्याचा महायुतीला फायदा झाला असता आणि ते निवडणूक लढत नाहीयेत म्हणून महायुतीला तोटा होईल? मला असं वाटतं की जरांगे पाटील आता निवडणूक लढत नाही अशी त्यांनी घोषणा केली आहे। याचा अर्थ ते राजकीयदृष्ट्या कुठली ॲक्टिव्हिटी आत्ता करत नाही आहे। त्यामुळे जे राजकीयदृष्ट्या ॲक्टिव्हिटी करत नाही आहे त्यांना राजकारणात आणणं, विवादात आणणं हे योग्य नाही। म्हणून मी त्याच्यावर जोपर्यंत ते भूमिका स्पष्ट करत नाही मी कुठलीही कमेंट देणार।
अब क्योंकि मराठा रिजर्वेशन पे बात है, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। रूरल डिस्ट्रेस की बात उठी है, किसानों की, शेतकरियों की बात उठी है। ये सोयाबीन फार्मर्स, कपास के फार्मर्स, आपने जो वादा किया उससे 1000 रुपया ज़्यादा कांग्रेस ने कह दिया। इस किसान की डिस्ट्रेस को आप कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कपास और सोयाबीन के भाव ये इंटरनेशनल मार्केट में नीचे गए पिछले खरीफ में। तो हम लोगों ने घोषणा की थी कि भाई मार्केट रेट और एमएसपी में जो डिफरेंस आएगा वो हम आपको देंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया, हम नहीं दे पाए। लोकसभा के बाद हम लोगों ने वो पैसा दिया और 4000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। और हमने वापस ये घोषणा की है और अगले 5 सालों की पूरी घोषणा की है कि जब जब ये दाम एमएसपी से नीचे जाएंगे, मार्केट के रेट, और अगर खरीद एमएसपी पर नहीं हुई, जो डिफरेंस होगा वो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को देंगे। चूंकि हमने अभी पैसा दिया है तो किसानों का हमारे ऊपर विश्वास है। साथ साथ हम लोग ने सोयाबीन की खरीद भी बड़े पैमाने पर शुरू की है। इस बार उसमें तकलीफ इतनी आई कि डिलेड मानसून के कारण सोयाबीन का मॉइस्चर 12% होना चाहिए, वो 18% है जी। तो इसलिए उसको सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद वो 12% से नीचे आता है। तो उसमें कुछ डिले किसानों को हुआ। अभी करीब 15% तक मॉइस्चर आया है। हमने भी केंद्र सरकार को निवेदन किया है। केंद्र सरकार भी इस मोड पर है कि 15% वो अलाउ कर देंगे। तो वो अलाउ करेंगे तो 450 केंद्र हमने खोले हुए हैं, उस पर पूरी खरीद एमएसपी से हो जाएगी। और जिसकी खरीद एमएसपी से नहीं होगी उसको हम भावांतर योजना में पैसा देंगे। पण हा जो भावांतरचा तुम्ही उल्लेख केला की भावांतर योजनेमध्ये तुम्ही हे पैसे देतील, तुम्हाला असं कुठेतरी वाटतं की कोड ऑफ कंडक्टमुळे किंवा ह्याच्यामुळे हे प्रक्रिया डिले झाली, येणाऱ्या काळात ते मिळेल? आम्ही येणाऱ्या काळात, कारण कसं असतं की या खरीपाचे पैसे जे आहेत ते खरीप हंगाम संपल्यावर द्यावे लागतात। जसं मागच्या खरीपाचा हंगाम संपल्यानंतर आम्ही ते पैसे दिले, आता या खरीपाचा हंगाम संपल्यावर ते पैसे द्यायचे आहेत, ते आम्ही देऊ। आता लोकांना विश्वासाने आम्ही दिले, त्यांच्या खात्यात गेले, त्यामुळे लोकांचा विश्वास आहे आमच्यावर। त्यामुळे त्या 1000 वाढीव जे आश्वासन दिलं गेलेलं आहे महाविकास आघाडीकडनं, महाविकास आघाडीवर कोणाचा विश्वास नाही आहे, कारण त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड आत्ता हिमाचल, आजच आपण वाचलं असेल की हिमाचलमध्ये तर 10,000 रुपयाच्या वरची बिलं काढण्याकरता परवानगी मागितलेली आहे। तेलंगणातलं आश्वासनं पूर्ण केले नाही। बरं, यांची मजा बघा की महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या नेत्यांची क्रेडिबिलिटीच यांची संपली आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रात कर्नाटकचे ॲडव्हर्टिजमेंट चालले आहेत, तेलंगणाचे ॲडव्हर्टिजमेंट चालले आहेत, पण त्या ॲडव्हर्टिजमेंट खोटे आहेत। आम्ही तिथनं माहिती मागवली, ज्या योजना चालू नाही त्याच्या ॲडव्हर्टिजमेंट इथे देत आहेत। महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसच्या नेत्यांवर काय वेळ आली बघा, त्यांचा फोटो देखील आहे तिथे ॲडमध्ये कर्नाटकच्या। आता कुठे गेलं महाराष्ट्र प्रेम? आता महाराष्ट्र द्रोह नाही आहे की महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये कर्नाटकच्या ॲड देऊन तुम्हाला वोट मागावं लागतं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पूछा। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहां ये बात किसी ने मुझे कही कि जिसने धोखा दिया उसको बिठाना है। आरोप ये है कि भाजपा ने ही 4 से 6 पार्टी जो महाराष्ट्र में हुई है उसका सूत्रधार भाजपा है, यानी बीजेपी है, और कहीं ना कहीं वो घूम फिर के आप पर और सेंट्रल लीडरशिप पर आके गिरता है। क्या ये एक फैक्टर है मन में किसी के है कि भाई मैं इसको पर्सनली लेता हूं? ये फैक्टर इसलिए नहीं है। एक तो पार्टियां तोड़ने के भीष्म पितामह सम्माननीय शरद पवार जी है। शरद पवार जी ने पार्टी तोड़कर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी, और उसके बाद कम से कम 6 पार्टियां वो तोड़ चुके हैं, कई घर वो तोड़ चुके हैं। इसलिए पवार जी इसके आर्किटेक्ट है। जहाँ तक ये दोनों पार्टियां टूटने का सवाल है, उनकी महत्वाकांक्षा और परिवारों की महत्वाकांक्षा के कारण यह पार्टियां टूटी है। उद्धव जी की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी, उन्होंने हमको छोड़ दिया। अपने बाद आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने की महत्वाकांक्षा थी, तो एकनाथ शिंदे जी के पर काटना शुरू कर दिया। तो एकनाथ शिंदे जी के पास कोई चारा नहीं बचा, वो बाहर आ गए। इधर शरद पवार जी को सुप्रिया ताई को मुख्यमंत्री बनाना था, उन्होंने अजीत दादा के पर काटना शुरू कर दिया। तो अजीत दादा के पास बचने के लिए या अपने अस्तित्व दिखाने के सिवा कोई चारा उनके पास नहीं था, उन्होंने अपना अस्तित्व दिखाया, अपनी अलग पार्टी तैयार की। तो मैं ये मानता हूँ कि ये पार्टियाँ टूटी पारिवारिक कारणों से और उनकी महत्वाकांक्षा से, हमारे कारण नहीं।
एक सवाल आपको पूछना है कि जिस तरह से एक नया विवाद खड़ा हुआ था 2 दिन पहले कि अजित पवार ने कहा कि हमारी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में शरद पवार खुद थे, आप भी थे शायद उस मीटिंग में, अदानी जी थे, और अदानी जी ने ये सब पूरा जो जोड़तोड़ हुआ उसमें उनका सहभाग था। देखिए, मीटिंग ज़रूर हुई थी, अडानी जी उसमें थे नहीं, अडानी जी का कोई संबंध नहीं उठता। ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग में शरद पवार जी थे, अमित भाई थे, मैं था, प्रफुल्ल पटेल थे और अजित पवार थे, और ये मीटिंग बिल्कुल हुई थी। और मैं ये पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैंने 2 साल पहले भी इसका पूरा खुलासा किया है, इस मीटिंग में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसी मीटिंग निश्चित रूप से हुई थी। पर ये कॉरपोरेट इन्वॉल्वमेंट पर जो हवा उठ रही है कि डीडीए को लेकर भी कि उनको अडानी जी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, बीजेपी है जो इन कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचा रही है। डीडीए क्या है? नहीं, ये स्लम डेवलपमेंट जो हो रहा है धारावी में। हाँ, देखिए, धारावी स्लम रिडेवलपमेंट ये डीआरपी को गया हुआ है। इसमें महाराष्ट्र सरकार स्टेक होल्डर है, ये कंपनी में हमारी भागीदारी है, और ये जो कंपनी तैयार हुई ये ट्रांसपेरेंट बिडिंग सिस्टम से तैयार हुई है। जो हाईएस्ट बिडर था, जिसने सबसे ज़्यादा इसमें बिड किया, उसको ये हमने दिया है। अब वो अडानी है, ये एक प्रकार से उस प्रोसेस का योगायोग है, कोई दूसरा भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा भरा। तो मुझे लगता है इस प्रकार का आरोप करना बिल्कुल गलत है कि उनको ज़मीन एक्स्ट्रा दी गई है, ऐसा कुछ कोई ज़मीन एक्स्ट्रा दी नहीं गई, और जो भी दिया गया है वो डीआरपी को गया है। अडानी नाम की कंपनी को 1 इंच भी जमीन नहीं मिली। एक जो मुद्दा त्यातला येतो की असं म्हणजे बोली भाषेत बोललं जातं की 7/12वरती अडाणींना ही जमीन दिली गेलेली आहे, म्हणजे हे कुठनं, हे कशा पद्धतीनं येते? कुठल्याही 7/12वर जमीन गेलेली नाही, हा एक ॲग्रीमेंट आहे, ज्या ॲग्रीमेंटमध्ये डेव्हलपमेंट करता ही जागा डीआरपीला मिळालेली आहे। ज्या डीआरपीमध्ये महाराष्ट्र सरकार स्टेक होल्डर आहे, महाराष्ट्र सरकार भागीदार आहे, त्यांना हे मिळालेलं आहे। आणि खरं म्हणजे मी यापूर्वी देखील सांगितलं की या सगळ्या प्रोसेसमध्ये सगळ्या टेंडर कंडिशन्स या उद्धव ठाकरेंच्या कॅबिनेटने ठरवल्या। फक्त टेंडर बोलवलं गेलं तेव्हा आमचं सरकार आलं। उलट त्यांच्या कंडिशन्समध्ये TDRवर कॅपिंग नव्हतं। आमचं सरकार आल्यावर आम्ही सांगितलं आम्हाला हे चालणार नाही, कॅपिंग करावं लागेल, आम्ही TDRवर कॅपिंग केलं। इनके बोलने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। पूरी प्रोसेस इनकी कैबिनेट ने, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की कैबिनेट ने पूरी प्रोसेस को मान्यता दी और उसके बाद टेंडर दी। तो यानी उस फाइल पर सिग्नेचर बिल्कुल है, 100% है, पिछली सरकार है 100%। अच्छा, हम ये इंटरव्यू जब कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की रैली से बस थोड़ा पहले कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी के पास समय अल्प है, तो इसलिए आखिर के 1-2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक ही प्रश्न। अच्छा, 23 नवंबर के बाद देवेंद्र फडणवीस कहाँ होंगे? सरकार, संगठन या सचिवालय? अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप जीत रहे हैं तो मैं पूछ ये रहा हूँ। तीनों चीज़ें आपस में मिलने वाली है। अपना तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो बीजेपी जहाँ कहेंगी मैं वहाँ रहूँगा। लेकिन वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एक बात कही थी हाल ही में कि शायद जो चेहरा होगा मुख्यमंत्री का वो देवेंद्र फडणवीस है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, हमारी पार्टी में जब आप पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो नॉर्मली अपन कहते हैं बीजेपी को जिताओ, कैंडिडेट को जिताओ, और चूंकि यहाँ मैं लीडर हूँ, अपने देवेंद्र को जिताओ। तो इसका मतलब देवेंद्र मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री पद के बारे में उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा, तीनों मिलकर करेंगे। पर आपके हिसाब से कौन सी कुर्सी आपके लिए कंफर्टेबल है? मैंने तो आपको पिछली बार भी बता दिया, राजनीति में जो कुर्सी मिल जाए उसको कंफर्टेबल बना लेना चाहिए। और एक बात आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले बोली कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जो मिल गया उसी को हाँ, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देवेंद्र फडणवीस जी, आभार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लवली स्पीकिंग विद यू एज ऑलवेज, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।